हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो अपना टॉपिक चल रहा था लाइट यानी प्रकाश। ठीक है, आगे हेडिंग डाल लो आप कि प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर प्रकाश को निम्न भागों में बांटा गया, प्रकाश को निम्न भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है देखो, पहला होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। दोनों में फर्क क्या है? एक तो बात पता चल रही है कि दूसरे के आगे ए आ गया, मतलब पहले का उल्टा होगा। प्रदीप्त क्या होता है? जिसको चमकने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, यानी जिसकी क्या होती है, खुद की अपनी एक रोशनी होती है, प्रकाश होता है। कैसे? जैसे सूर्य है, लाइट है ना, बल्ब मान लो, ये सब क्या होता है, अपने जो प्रकाश होता है उस पर ही चमकता है। ठीक है। अप्रदीप्त क्या होता है? जिसको चमकने के लिए या जिसको प्रकाश के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है। कैसे? जैसे मेज है, कुर्सी है। अब आप सोचोगे, आपके दिमाग में आएगा कि मेज और कुर्सी में प्रकाश थोड़ी होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये कुर्सी दिखाई दे रही है, किसके कारण दिखाई दे रही है? ये क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। या रात के टाइम देखो, टेबल कुर्सी पड़ी है, क्या आपको दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन जैसे ही अपने रोशनी करेंगे, प्रकाश करेंगे, ये चीज़ें अपने को क्या करेगी? दिखाई देगी। ठीक है। चंद्रमा है, ठीक है, तारे हैं, तारे किस में आएंगे? प्रदीप्त में आएंगे। तो कौन से प्रदीप्त है, कौन से अप्रदीप्त है, वो देखते हैं। देखो, पहली हेडिंग डालो प्रदीप्त। वस्तुएं, ठीक है। तो क्या लिखोगे? ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपना खुद का, जो अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, क्या कहलाती है वो? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं बोल सकता हूं, क्या हो गया आपका? सूर्य हो गए, तारे हो गए, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गई। इनका क्या होता है? खुद का अपना प्रकाश होता है ना। ठीक है। इसके अलावा और कुछ, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये भी क्या होती है? प्रदीप्त में आती है, इत्यादि। आई बात समझ में? अब लिखो अप्रदीप्त। वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जिनको प्रकाशित करने के लिए, जिनको प्रकाशित करने के लिए
किन्हीं दूसरे ऑब्जेक्ट या वस्तुओं की जरूरत होती है, वस्तुओं की जरूरत होती है, या हम बोल सकते हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, अर्थात जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो क्या कहलाती है आपको? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल देख लो, हो गई कुर्सी, हो गई चंद्रमा, हो गया कुर्सी, हो गई मेज, हो गया चंद्रमा, हो गया, या कोई भी वस्तु है जिनके खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है, इत्यादि। अब ये तो होते हैं मेन दो चीज के, ठीक है। इसके अलावा भी इसके कुछ भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं पारदर्शक वस्तुएं, एक होती है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ठीक है, एक होता है अपारदर्शक वस्तुएं। इनमें फर्क क्या है? पारदर्शक का मतलब क्या हुआ? जिनको हम आर पार देख सकते हैं, जिन किरणों को। पारदर्शक कौन सी चीजें होती है जिनको हम आर पार देख सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कांच में कोई रेज आती है, ठीक है, या जल में होती है। यानी इसका मतलब ये होता है कि इनके आगे भी जो प्रकाश की किरणें हैं ना, वो निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है अर्ध पारदर्शक। उसमें कौन सी होती है? कुछ ऐसे वस्तुएं होगी जिनका प्रकाश डालने पर क्या होगा? कुछ वस्तु तो अवशोषित हो जाएगी, यानी कुछ तो निकल जाएगी और कुछ वापस आ जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? अर्ध पारदर्शक, ठीक है। अपारदर्शक कौन सी होगी? वो वस्तुएं जिनमें क्या है? किरणें बिल्कुल भी नहीं निकलती, वो क्या होती है? अपारदर्शक वस्तुएं होती है, ठीक है। अर्ध पारदर्शक का एग्जाम्पल देख लो, तेल लगा हुआ कागज देखा होगा आपने, जहां जहां तेल लगा उसमें से निकल जाती है, बाकी में वापस आ जाती है, ठीक है, अवशोषित हो जाती है, ठीक है। और दूसरा धातु किसका हो गया? अपारदर्शक का हो गया, ठीक है। तो ये तीन टाइप और लिखते हैं हम। तीसरा लिखो पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं क्या लिखोगे इसके अंदर? वे वस्तुएं जिनमें से होकर, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, वो क्या कहलाती है? पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। आपको पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो उदाहरण के तौर पर आप बोल सकते हो, क्या हो गया? कांच हो गया, या बोल सकते हो जल हो गया, इत्यादि, ठीक है। चौथी हेडिंग डाल लो, क्या? अर्ध पारदर्शक कौन सी वस्तुएं होती है? तो क्या बताया था अर्ध पारदर्शक में? वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश गुजारने पर या प्रकाश की किरणें गुजरने पर उसका कुछ भाग तो क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है, और कुछ भाग से किरणें बाहर निकल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं बोलते हैं। चलो देखो, चौथा कौन सा हो गया? अर्ध पारदर्शक, ठीक है, वस्तुएं।
वे वस्तुएं जिनमें से या ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उसका क्या होता है, उसका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाएगा, ठीक है, कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग से क्या होती है, किरणें बाहर निकल जाती है और कुछ भाग से क्या होती है, किरणें बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इनको हम बोलते क्या है, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण। तो आपने देखा होगा कागज लेना आप कभी, ठीक है, कागज को आप क्या करोगे, तेल में डुबा देना, तो उसका कुछ भाग तो क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा और कुछ भाग से क्या होगी, किरणें बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, कागज। आई समझ में। लास्ट कौन सा हो जाएगा, अपारदर्शक। पांचवा कौन सा हो गया, अपारदर्शक वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें से क्या होगा, प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल सकती, प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल सकती, वो क्या कहलाती है, आपकी अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाएगी, अपारदर्शक वस्तुएं। वस्तुएं कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या दे दोगे आप, धातु। कोई भी धातु होगी उसमें से क्या होगा, आपका जो प्रकाश है वो बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो ये थे प्रकाश के व्यवहार के आधार पर कुछ पार्ट, इसके भाग। आगे देखो, अब आता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ये देखो। प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डाल लेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, आप क्या करोगे, उसमें से प्रकाश की किरणें टकराओगे, गुजारोगे, ठीक है। तो वो प्रकाश की किरणें क्या होगी, टकरा कर वापस लौट आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का किसी
सतह से टकराकर, सतह से टकराकर वापस लौटना, वापस लौटना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आई क्या बात समझ में? अब देखो इसमें होता क्या है, ये कोई आपने सतह ले रखी है, ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये है आपकी परावर्तक सतह, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं इसको। ये क्या आपकी परावर्तक सतह है, ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह या रिफ्लेक्शन सरफेस, ठीक है। यहां से क्या किया मैंने, एक किरण है जो भेजी है, यहां से क्या करूंगा मैं, एक किरण को इसमें प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें भेजूंगा, यानी परावर्तक सतह से टकराऊंगा। तो वो क्या होगी, इससे टकरा के वापस उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस निकल जाएगी। कौन सी दिशा में, कि भाई एंगल जितना है ना, जैसे इसमें जितना एंगल बन रहा था, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया ना, ठीक है। तो जिस एंगल से ये आई है ना, उसी एंगल से क्या हो जाएगी, वह वापस निकल जाएगी। मान लिया कि ये आई है आपकी थीटा आई एंगल से, तो ये वापस कैसे निकलेगी, थीटा आर से। तो पहली चीज क्या होती है कि आप ये याद रखोगे कि थीटा आई बराबर क्या होता है, थीटा आर होता है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है आपको। अब देखो, ठीक है, अब इस किरण को बोलते क्या है हम, आपतित किरण बोलते हैं, और इस किरण को क्या बोलेंगे हम, अभिलंब किरण बोलेंगे, ठीक है। तो आपके बात समझ में आ गई। और ये होती कौन सी है, वैसे लाइट वे है, ये लाइट रे, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण होती है। आई क्या बात समझ में? अगर मैं इसको यहां की बजाय सीधे एंगल से टकराऊं, ठीक है, सीधे एंगल से कैसे, जैसे यहां से कोई प्रकाश आ रहा है, ये मैंने क्या किया, इससे प्रकाश किरण भेजी, तो ये इससे टकरा के क्या करेगी, वापस इसी दिशा में निकल जाएगी। यानी जो थीटा आई है और थीटा आर हमेशा क्या होगा, इसका बराबर होगा, मतलब आपतित कोण और ये अभिलंब कोण क्या होगा, इसका बराबर होगा, ठीक है। तो अभिलंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब। इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा आई बराबर आपको क्या दे रखा है, थीटा आर दे रखा है ना। थीटा आई क्या हो गया आपका, आपतन कोण हो गया, थीटा आर क्या हो गया, परावर्तित कोण हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि थीटा आई बराबर कौन सा कोण, आपतन कोण, थीटा आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, परावर्तित कोण, परावर्तित कोण या परावर्तक कोण भी बोलते हैं इसको, ठीक है, परावर्तक भी बोल सकते हो, एक ही बात है, परावर्तक कोण।
इतनी बात आपको आई क्या समझ में? अब देखो इसमें होता क्या है। इसका जो पहली चीज तो यही हो गया पॉइंट की थीटा आई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा आर हो जाएगा। अब क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन के बाद क्या होगा वो देखो। प्रकाश के परावर्तन के बाद, जैसे ही इसमें प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद तीव्रता और आयाम में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तीव्रता व आयाम में कमी आ जाती है, ठीक है। जबकि जो इसकी क्या होगी, तरंग दैर्घ्य होगी और आवृत्ति होगी, उसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जबकि तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति में क्या नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आई क्या बात समझ में? अब एक चीज और ध्यान रखना, जो परावर्तन होगा ना वो हमेशा समान माध्यम में होगा। यहां लिख लेना, परावर्तन हमेशा समान माध्यम में होता है। ठीक है ना? ये चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। क्या होता है मोस्टली ये प्रकाश का परावर्तन, बस यही चीज होती है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है। अब आपको ये पूछ ले कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है, ठीक है। याद रखना, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है, सिल्वर यानी चांदी होता है। ये याद रखोगे आप, क्या होता है, सिल्वर होता है। ये चीज थी प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे चलो, अब बात आती है कि प्रकाश किरण क्या होती है। आपने बोला कि प्रकाश किरण इनमें से गुजरती है, अभी जो डायग्राम था इसमें से, लेकिन ये लाइट रे होती क्या है वो देखो, और कितने प्रकार की होती है। तो प्रकाश की जो किरण होगी, लाइट रे होगी, वो आपकी तीन टाइप की होगी। कितने प्रकार की होगी, तीन की होगी। टाइप्स ऑफ लाइट रे, क्या बोल सकते हैं, प्रकाश किरणों के प्रकार, प्रकाश किरणों के प्रकार। ये होती है आपके तीन टाइप की। कौन कौन सी होगी वो देखते हैं। एक तो होती है आपकी समांतर किरणें, पहली तो क्या हो जाएगी, समांतर किरणें हो जाएगी, ठीक है। दूसरी हो जाएगी अभिसारी, और तीसरी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। ये तीन हो गए। 2 नंबर कौन सी होगी आपकी, अभिसारी किरणें, और 3 नंबर आपकी कौन सी हो जाएगी, अपसारी किरणें हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अपसारी किरणें। 2 नंबर आपकी कौन सी होगी, अभिसारी किरणें,
और 3 नंबर कौन सी हो जाएगी, अपसारी किरणें। अपसारी, इन तीनों को हम पढ़ेंगे एक साथ कैसे। देखो, समांतर किरणों को तो क्या मतलब है, जो सीधी रेखा होती है, सीधी किरणें होती है, जैसे वो ये वाली, ये सब क्या कहलाती है, आपकी समान किरणें कहलाती है। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी समांतर किरणें होती है। अब बात आती है अभिसारी किरणें क्या होती है। अभिसारी किरणें ये होती है, जैसे मैंने इस किरण को यहां भेजा, ठीक है, एक किरण आ रही है यहां से, ठीक है, ये एक पॉइंट होगा जिस पर क्या हो जाएगी, दोनों मिल जाएगी। यानी एक किरण यहां से आ रही है, एक किरणें यहां से आ रही है, वो क्या होती है, समांतर अभिसारी किरणें होती है। या मैं इसको बोल सकता हूं कि ऐसी किरणें जो किसी बिंदु पर मिल जाए, ऐसी किरणें जो किसी एक बिंदु पर जाकर, जो किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाए, मिल जाए, वो क्या कहलाती है, आपकी अभिसारी किरणें कहलाती है। अभिसारी किरणें कहलाती है। आई क्या बात समझ में, कौन सी किरणें जो किसी एक बिंदु पर जाके मिल जाए वो क्या हो जाएगी, अभिसारी। तो अपसारी क्या होगी, अपसारी जैसे ये किरण जा रही है यहां से, ये क्या हुई, फिर यहां से चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई, एक यहां से आ रही है और ये कहां चली गई, यहां चली गई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरणें बोलते हैं। यानी टकरा कर क्या होती है, ये वापस लौट जाती है, यहां से टकराई और वापस लौट गई। ठीक है, तो इसको हम क्या, जो किरणें टकरा कर वापस लौट जाती है, जो किरणें टकरा कर वापस लौट जाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी अपसारी किरणें कहलाती है। अपसारी किरणें कहलाती है। आई क्या इन तीनों में फर्क समझ में, इन तीनों में क्या फर्क, किरणें कितने टाइप की होगी, 3 की होगी, समांतर, अभिसारी और अपसारी होगी। समांतर क्या होगी, जो सीधी रेखा में चल रही है समान एंगल से। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, अभिसारी क्या होती है, जो 2 किरणें होगी वो किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणें। अपसारी किरणें क्या होगी, जो किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरणें बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस परावर्तन जो हमने पढ़ा, इसके नियम क्या क्या होते हैं, इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लो, परावर्तन किरणों के नियम। क्या हेडिंग डालोगे, परावर्तन के नियम। पहला नियम तो क्या हो जाएगा, इसके 2 नियम होंगे। ठीक है, पहला नियम तो कौन सा हो गया, जो हमने अभी पढ़ाई था कि थीटा आई बराबर क्या होता है, थीटा आर होता है। क्या पढ़ा था हमने, थीटा आई बराबर क्या होता है, थीटा आर होता है। जहां पर थीटा आई क्या था आपका और थीटा आर क्या था आपका, ये भी पढ़ा था। ये तो था परावर्तक कोण, ठीक है, और ये कौन सा कोण था, अभिलंब कोण, अभिलंब कोण, ये पढ़ा था ना हमने दोनों।
उसके अलावा देखो, और दूसरा क्या होता है कि एक हमने क्या पढ़ी थी उसमें कि आपतित किरण थी या नहीं थी, जो डायग्राम बनाया था उसमें आपतित किरण थी। उसके अलावा एक क्या थी, परावर्तक किरण थी, और एक क्या था उसमें, अभिलंब था, अभिलंब। पढ़ा था क्या ये तीनों चीजें? ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पीछे डायग्राम देख लेना, पता चल जाएगा तीनों चीजें क्या थी, एक ही तल में थी। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है देखो, अब एक मैं देता हूं आपको क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कैसा आएगा। एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं आपको, ये जो हमने डायग्राम बनाया था उसके अंदर, ठीक है, यहां से कुछ किरणें गुजर रही थी, तीनों एक ही तल में थे ना। ये क्या था आपका, अभिलंब था, ये क्या था आपका, परावर्तन किरण थी, और ये कौन सी किरण थी आपकी, आपतित किरण थी, आपतित किरण। अब मैंने आपको बोल दिया कि ये आपका एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री। मान लिया कि ये है आपका x, ये मैंने मान लिया कि आपका कितना है, y है। ठीक है, ये आपका थीटा कितना हो गया, थीटा आई हो गया, और ये क्या हो गया आपका, थीटा आर हो गया। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। मैंने इसमें आपको मान पूछा है किस किस का। पहला मान तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें थीटा आई कितना होगा। दूसरा मान मुझे ये बताओ कि इसमें थीटा आर कितना होगा। और तीसरा मुझे ये बताओ कि इसमें y का मान क्या होगा। ये आपके क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, मुझे तीनों के मान बताओगे। आपको एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो कैसे करना है देखो। ये क्या इसके समांतर है क्या, बिल्कुल लंबवत है ना, यानी ये पूरा एंगल कौन सा, ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका, 19 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हो पहले क्वेश्चन में क्या, पहले में ये बोल सकते हो कि x प्लस थीटा आई बराबर आपका कितना होता है, 19 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, x का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री प्लस थीटा आई बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी बोल सकते हैं हम थीटा आई बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, यानी थीटा आई बराबर आपका मान क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या था, थीटा आर। तो जितना ये होगा, मैंने क्या बोला था, उसी एंगल से क्या होती है, किरणें वापस लौटती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा आई आपका 60 डिग्री है तो थीटा आर आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ही हो जाएगा। इसमें मान आ गया आपका 60 डिग्री, इसमें भी आ गया 60 डिग्री। y का मान या तो ऐसे मान लो कि ये जो एंगल है वो ये होगा बराबर 30 डिग्री 30 डिग्री, या फिर इस पूरे को 90 मान ले तो ये 60 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये आपका था क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल सिंपल। बस आपको बेसिक लॉजिक है वो पता होना चाहिए कि किस नियम से आप कर रहे हो। आगे हेडिंग डालो, प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन क्या होता है देखो,
प्रकाश का विवर्तन। क्या चीज होती है ये? प्रकाश के अवरोध पर, ठीक है, प्रकाश का कुछ अवरोध होगा, यानी अगर प्रकाश एक रास्ते से जा रहा है उसके बीच में कुछ रुकावट आती है, ठीक है, के किनारों पर थोड़ा मुड़कर के किनारों पर थोड़ा मुड़कर कहाँ चला जाएगा? उसकी जो एक छाया बनेगी ना, टकराने से क्या बनेगी? उसकी छाया बनेगी। उस छाया में जो ये प्रवेश करती है, मुड़कर छाया में प्रवेश करना, क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। करना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना थोड़ी होता क्या है, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, प्रकाश का परकीकरण। प्रकाश का परकीकरण क्या होता है? प्रकाश को क्या करते हैं हम? किसी ऐसे मतलब तल है उसमें प्रवेश कराते हैं जिसमें क्या होगा? या तो धूल होगी या सूक्ष्म कण होंगे। वैसे तल में अगर प्रकाश की किरणें जाएगी तो उस तल में जाके प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? प्रसारित हो जाती है, चारों तरफ है फैल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परकीकरण कहलाता है। लिख लो, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें क्या होता है? धूल व सूक्ष्म कण होते हैं, जिसमें धूल व सूक्ष्म कण होते हैं, धूल व सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे? धूल व सूक्ष्म कण होते हैं। उससे क्या होगा? ऐसे माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। प्रकाश की किरणें प्रसारित हो जाती है, यानी चारों तरफ फैल जाती है, प्रसारित हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे प्रकाश का क्या बोलेंगे? परकीकरण बोलेंगे। ठीक है। अब पूछ ले आपको कि सबसे ज्यादा प्रकाश का पराकरण किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? बैंगनी रंग में होता है। लिख लेना, सबसे अधिक प्रकाश का परकीकरण किसमें होता है? बैंगनी रंग में होता है। बैंगनी रंग में होता है, ठीक है ना। 7 बताए थे ना आपको, उसमें सबसे ज्यादा किस में होता है? बैंगनी रंग में होता है। और सबसे कम किस में होगा? लाल रंग में बताया था। ऊपर ऊपर क्या था? रेड था, नीचे नीचे क्या था? वॉयलेट यानी बैंगनी रंग था, ठीक है। और सबसे कम और सबसे कम प्रकाश का परकीकरण किस में होता है?
लाल रंग में होता है, लाल रंग में होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसी के कारण दिखाई देता है। तो लिख लेना, आकाश का रंग नीला किसके कारण है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के, आकाश का रंग नीला प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, के कारण दिखाई देता है। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला। ठीक है, आगे देखो, समतल दर्पण, हेडिंग डालो, समतल दर्पण ये क्या चीज होती है। अब आपको पूछ ले कि जो समतल दर्पण है इसकी परावर्तक सतह किसकी बनी होती है, तो याद रखना है समतल दर्पण की जो परावर्तक सतह है वो चांदी की बनी होती है, परावर्तक सतह है किसकी बनी होती है, चांदी की बनी होती है, चांदी की बनी होती है। ठीक है, क्यों बनी होती है चांदी की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परावर्तन क्षमता है वो किस में होती है, चांदी में ही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा परावर्तक क्षमता किस में होती है, चांदी में होती है, चांदी में ही होती है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट और लिख लेना। चांदी क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी चांदी होता है, तो बोल सकते हो विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक क्या होती है, चांदी ही होती है, चांदी होती है। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट डाल लेना, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा पूछते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, बाकी काम करेंगे कल की क्लास में।